स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठप्रस्तावे द्वितीयान्ने प्रवर्तमानस्य पाठस्य इदानीम् अर्थालङ्काराणां निरूपणाङ्गतया परिणामालङ्कारस्य निरूपणं पाठविषयः अस्ति। तत्रापि आचार्य अप्पयदीक्षितस्य अलङ्कारसर्वस्वकृतः आचार्य रुय्यकस्य च परिणामालङ्कारविषये यन्मतमस्ति तन्निरस्य अपरेषामपि आचार्याणां किञ्चित् अस्ति मतं किञ्चित् तदपि निरस्य परिणामस्थले शाब्दबोधमिदानीम् आचार्यः बोधयति। कथं शाब्दबोधः जायते? तो तत्र वयं जानीमः रूपकालङ्कारात् वैपरीत्येण अत्र अभेदः उपतिष्ठति। तन्नाम रूपकालङ्कारे उपमानप्रतियोगिकः अभेदः उपमेये तिष्ठति। अत्र च उपमेयप्रतियोगिकः अभेदः अर्थात् उपमेय का अभेद उपमाने तिष्ठति। अतः शाब्दबोधोऽपि तद्वैपरीत्येनैव भवति। अर्थात् रूपके यावान् शाब्दबोधः भवति तस्माद् वैपरीत्येनैव अत्रस्मिन् परिणामालङ्कारे शाब्दबोधो भवति इति अवधेयम्। तत्र मध्ये एव पाठस्य अवसानमासीत्। तत एव अद्य पाठं प्रारभामहे। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति तथा अहीनचन्द्रालसताननेन ज्योत्स्नावती चापि शुचिस्मितेन इति व्यधिकरण परिणामे। अब आपको समानाधिकरण जो परिणामालंकार था, माने जहां आरोप विषय और आरोप्यमाण दोनों के वाचक पदों में समान विभक्ति थी, ऐसे परिणामालंकार के स्थल में तो जो शब्दबोध होता है उसको बता दिया। अब जो व्यधिकरण परिणाम होता है, माने जहां उपमेय अथवा उपमान किसी एक के पद वाचक पद में भिन्न विभक्ति होती है, ऐसे व्यधिकरण परिणाम के स्थल में किस प्रकार से शब्दबोध होगा तो बता रहे हैं। देखिए, तो अहीन चंद्रा लसताननेन ज्योत्स्नावती चापि शुचिस्मितेन। यहाँ पर नायिका का वर्णन किया जा रहा है। आपको पद्य पहले बताया जा चुका है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये पूर्ण चंद्र वाली है। क्यों? तो बता रहे हैं कि लसताननेन, जो विकसित मुख है इस नायिका का, उस मुख से यह पूर्ण चंद्र वाली है। और ज्योत्स्नावती चापि शुचिस्मितेन, सुंदर जो इसका हास है, स्मित है, उससे यह ज्योत्स्ना वाली भी है। तो इस प्रकार से देखिए, उपमान जो यहाँ पर है पूर्णचंद्र और ज्योत्स्ना, उनके वाचक पदों में प्रथमा विभक्ति है और जो उपमेय वाचक पद हैं वे तृतीयांत हैं। तो आनन शब्द भी तृतीया का एक वचन में है और शुचिस्मित यह जो उपमेय वाची शब्द है वह भी तृतीया के एक वचन में है। तो यहाँ पर पहले आपको बताया जा चुका है कि कैसे व्यधिकरण परिणाम है। ठीक है, माने एक जगह आनन प्रतियोगिक अभेद जो है वो पूर्णचंद्र में लाया जा रहा है और तद्वत्व जो है वो नायिका में आएगा। और दूसरे स्थल में शुचिस्मित प्रतियोगिक जो अभेद है, माने सुंदर हास का जो अभेद है वो ज्योत्स्ना में लाया जा रहा है और तद्वत्व जो है वो नायिका में लाया जाएगा। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यहाँ पर उपमान प्रतियोगिक अभेद जो है वो उपमेय प्रतियोगिक जो अभेद है वह उपमान में लाया जा रहा है, इसीलिए ये परिणामालंकार है। लेकिन व्यधिकरण परिणाम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि यहाँ पर आरोप विषय के वाचक पदों में आरोप्यमाण से भिन्न विभक्तियां हैं दोनों, तो तृतीया है। अब उस तृतीया का अर्थ क्या करेंगे आप, तो पहले भी आपको बताया है कि ऐसे स्थल में क्या होता है, तृतीया जो होती है वो अभेदार्थ, तो ये जो तृतीया होती है उसका अभेद अर्थ कर लेते हैं और फिर उसका अभेद अर्थ करने के बाद उस प्रकार से उसका शाब्दबोध में स्वरूप बनता है। देखिए वही बताते हैं कि तथा अहीन चंद्रा लसताननेन इत्यादि व्यधिकरण परिणामे अभेदस्य तृतीयार्थत्वात् लसदानना भिन्न हीनेतर चंद्रयुक्ता इति धीहि। ऐसा शब्दबोध होगा कि देखिए क्या करेंगे, तृतीयार्थ जो है वह अभेद हो जाएगा। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से जो विहित तृतीया होती है उसका अभेद अर्थ होता है धान्येन धनवान इत्यादि स्थल के समान। तो लसताननेन, इसमें जो प्रकृत्यर्थ आनन पदार्थ है उसका हम प्रत्ययार्थ अभेद में प्रतियोगिकत्व संबंध से अन्वय करेंगे अथवा निरूपकत्व संबंध से भी अन्वय कर सकते हैं। तो होगा कि प्रकृत्यर्थ आनन प्रतियोगिक जो अभेद है, हाँ, उस अभेद से, उससे अभिन्न, उस अभेद का जो आश्रय है पूर्ण चंद्र, उस पूर्ण चंद्र वाली कौन, तो नायिका। ठीक है, इस प्रकार से शब्दबोध होगा। तो लसदानना भिन्न अर्थात लसदानन प्रतियोगिक अभेदाश्रया भिन्न, जो हीनेतर माने पूर्ण चंद्र है, अहीन चंद्र है, उस चंद्र वाली। ठीक है, तो चंद्रयुक्ता का तो सा नायिका। इस प्रकार से शब्दबोध को समझना चाहिए। और मीनवती नयनाभ्याम, और वहां पर भी इसी प्रकार से कर लेना कि माने जो उत्तरार्ध में जो रूप परिणाम है कि शुचिस्मिता भिन्न ज्योत्स्नावती इत्याकारकः शब्दबोधः उत्तरार्धे। और मीनवती नयनाभ्याम इत्यत्र तु सरसी तादात्म्यारोपः बाधकाभावात् तावत् सिद्धः। ठीक है, मीनवती नयनाभ्याम इत्यादि स्थल में क्या होता है, सरसी का जो तादात्म्यारोप है वह नायिका पर हो रहा है, कोई बाधक नहीं है। ठीक है, तो उसके सिद्ध होने से तस्य च मीन नयनोः मीनयोर नयनाभेदारोपेण समर्थनात् नयनयोः मीनाभेदारोपो मृग्यः। हाँ देखिए, अब मीनवती नयनाभ्याम में बता रहे हैं, वहां पर क्या समस्या थी कि नयन प्रतियोगिक जो अभेद है वो मीन में आ रहा था, है ना, क्योंकि तृतीयार्थ वहां पर भी अभेद होगा। नयनाभ्याम में जो तृतीया है उसका अर्थ अभेद करेंगे। तो जैसे आपने यहां पर आनन प्रतियोगिक कहा ना अभेद को, ऐसे ही वहां पर भी आपको नयन प्रतियोगिक अभेद को कहना होगा। तो कह रहे हैं देखिए वहां पर थोड़ी अलग बात है। वहां पर क्या है कि मीनवती नयनाभ्याम में जो आरोप है उसमें एक मुख्य आरोप है जहां पर सरसी का आरोप हो रहा है नायिका पर। तो जो सरसी का आरोप है नायिका पर वो सिद्ध है, इसीलिए मीन पर नयन का आरोप नहीं किया जा सकता। वो जो नियम है ना, यस्मिन् यस्य अभेदः तत्संबंधिनी तस्य अभेदः, जो नियम बताया था। तो अगर आप मुख्य आरोप में सरसी अभेद की प्रतियोगी है, नायिका जो है वह अभेदाश्रय है, तो फिर उनके जो संबंधी हैं नयन और मीन, वहां पर भी उसी प्रकार से आपको समझना होगा कि नयन
आश्रय होंगे अभेद का, और मीन जो होगी वो प्रतियोगी होगी। यहां के समान वहां पर आप नहीं कर सकते, ठीक है। माने तृतीया को देख करके प्रतियोगित्व संबंध से तृतीयार्थ में प्रकृत्यर्थ का अन्वय नहीं कर सकते। तो कहने का अभिप्राय उपमेय प्रतियोगिक अभेद वहां नहीं मान सकते। तो वही बता रहे हैं कि सरसी तादात्म्यारोपः बाधका भावात् सिद्ध, और तस्य माने सरसी तादात्म्यारोपस्य मीनयोः नयनाभेदारोपेण असमर्थनात्। और सरसी में जो सरसी का जो नायिका में तादात्म्य आरोप है उसका समर्थन मीनों में नयन के आरोप से नहीं हो सकता, जैसा आप चाह रहे हैं यहां करना। पूर्व पक्षी के लिए कह रहे हैं आचार्य जगन्नाथ, अगर आप यहां पर परिणाम के समान, व्यधिकरण परिणाम के समान नयन प्रतियोगिक मानेंगे अभेद को, तो जो मुख्य आरोप है वो सिद्ध नहीं, उसका समर्थन नहीं होगा। और यहां पर क्या है, दोनों आरोपों में समर्थ्य समर्थक भाव है। समर्थ्य जो आरोप है उसमें सरसी आरोप की प्रतियोगी है, नायिका आरोप की अनुयोगी है, तो उनके संबंधियों में भी प्रतियोगी अनुयोगी उसी प्रकार से होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सरसी जो अभेद की प्रतियोगी है मुख्य आरोप में, उसका संबंधी यहां पर अनुयोगी बन जाए, और नायिका जो मुख्य आरोप में अनुयोगी है अभेद की, उसका संबंधी जो नयन है नेत्र, वो यहां पर समर्थक आरोप में प्रतियोगी बन जाए अभेद का। ऐसा नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं कि तस्य माने मुख्यस्य सरसी प्रतियोगिकस्य तादात्म्यारोपस्य अभेदस्य समर्थनम मीनयोः नयनाभेदारोपेण न भवितुमर्हति। मीनों में नयन के आरोप से मुख्य जो सरसी का तादात्म्य आरोप है उसका समर्थन नहीं हो सकता। तो बोले क्या करें उसका समर्थन करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि नयनयोः मीनाभेदारोपो मृग्यः, उसके लिए आपको नयनों में मीन के अभेदारोप को खोजना होगा, उसको वहां पर देखना होगा। इसीलिए सच तृतीयायाः प्रकृत्यर्थ अभेदार्थकतायां न संभवति इति यथा कथंचित् तस्याः प्रकृत्यर्थनिष्ठ अभेद प्रतियोगित्वार्थकत्वं वाच्यम्। हाँ, अब ध्यान दीजिए। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको नयन निष्ठ आरोप लेना है, मीन प्रतियोगिक आरोप लेना है मुख्य आरोप का समर्थन करने के लिए, तो आप ऐसा नहीं ले सकते। कैसा? जैसा आपने अहीन चंद्रा लसताननेन में स्वीकार किया था। तो वहां पर आपने क्या किया था, प्रकृत्यर्थ आनन का प्रत्ययार्थ तृतीया में प्रतियोगिता तत्व संबंध से अन्वय किया था, ठीक है, या निरूपकत्व संबंध से अन्वय किया था, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो यहां पे अब आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तब तो फिर वही समस्या है, नयन प्रतियोगी की आरोप होने लगेगा, यानी कि मीनों में नयन का आरोप ये होने लगेगा, फिर ये समर्थक नहीं बन पाएगा। तो क्या करना है, पहले तो उन्होंने वही बोला, सच माने नयनयोः मीनाभेदारोपः तृतीयायाः प्रकृत्यर्थाभि माने प्रकृत्यर्थ प्रतियोगिक अभेदार्थकत्वम अभेदार्थकतायाम न संभवति। अगर आप तृतीयार्थ जो है अभेद उसको प्रकृत्यर्थ प्रतियोगिक अभेद मानेंगे तो आपको उस प्रकार का अभेद आरोप प्राप्त नहीं होगा। तो बोले क्या करें, तो एक काम कीजिए, यथा कथंचित तस्याः, जिस किसी भी प्रकार से वो जो अभेदार्थकता है तृतीया की, उसमें क्या कीजिए, निष्ठत्व संबंध लगा दीजिए। माने प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययार्थ अभेद के मध्य में पहले आप जो प्रतियोगिताकत्व संबंध लगा रहे थे उसके स्थान पर निष्ठत्व संबंध कर दीजिए। तो अब आपको बोध होगा कि प्रकृत्यर्थ में रहने वाला अभेद, न कि प्रकृत्यर्थ का प्रतियोगी, माने प्रकृत्यर्थ है प्रतियोगी जिसका ऐसा अभेद है ना, माने प्रकृत्यर्थ प्रतियोगी का अभेद, ऐसा लाभ नहीं होगा। तो जब ऐसा लाभ नहीं होगा तो क्या लाभ होगा
कि प्रकृति अर्थ में रहने वाला अभेद, इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रकृति अभेद का प्रतियोगी कोई अन्य पदार्थ है, तो वो कौन होगा, तो वो उपमान हो जाएगा मीन। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि प्रकृति अर्थ निष्ठ अभेद प्रतियोगितार्थकत्वम वाच्यम, इसीलिए उस तृतीया का अर्थ क्या मानो, प्रकृत्यर्थ प्रतियोगिक अभेदार्थकत्व न मान करके प्रकृत्यर्थ निष्ठ अभेदार्थकत्व मानिए। इसमें अंतर कितना है, तो अंतर इतना ही है कि एक जगह है वो तृतीया प्रकृत्यर्थ है प्रतियोगी जिसका ऐसा अभेद को बता रही है, और एक जगह वह तृतीया प्रकृत्यर्थ में रहने वाले अभेद को बता रही है। तो प्रकृत्यर्थ है प्रतियोगी जिसका ऐसा जब हम अभेदार्थ करेंगे तृतीया का, तब वहां पर परिणामालंकार होगा, और प्रकृत्यर्थ में रहने वाला अभेद ऐसा जब हम तृतीया का अर्थ करेंगे तो वहां पर रूपकालंकार होगा। ठीक है, वही बता रहे हैं कि प्रकृत्यर्थनिष्ठ अभेद प्रतियोगितार्थकत्वम तृतीयायाः वाच्यम, उससे क्या होगा, तेना नयननिष्ठ अभेद प्रतियोगिनी मीन युक्ता इति धीहि, उससे क्या शब्द बोध होगा कि नयननिष्ठ जो अभेद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रकृत्यर्थ जो नयन है वो तो उसका प्रतियोगी नहीं है, तो प्रतियोगी कौन है, तो प्रतियोगी मीन बनेगी, अब माने उपमान बनेगा। तो वही प्रतियोगित्व संबंध से उस अभेद का हम अब उपमान पदार्थ मीन में अन्वय कर देंगे और तद्वत्व आ जाएगा नायिका में। तो क्या शब्द बोध हुआ, तो नयन निष्ठ अभेद प्रतियोगिनी या प्रतियोगी यदस्ति मीनम तद्वत्वम, यह अस्ति मीनः तद्वत्वम कुत्र अस्ति नायिकायाम अस्ति। तो देखिए, भले यहां पर आपको इस शब्द बोध में भी उपमान का श्रवण पश्चात हो रहा है, लेकिन वैलक्षण्य क्या हो गया कि पहले यहां पर परिणाम के स्थल में अभेदाश्रयत्व था उपमान में, अब अभेद प्रतियोगित्व है उपमान में, यही अंतर है। ठीक है, तो नयननिष्ठ अभेद प्रतियोगिनी मीन युक्ता, इस प्रकार से शब्दबोध करना है आपको। ठीक है, परिणाम रूपकालंकार में ये इसलिए बोला इन्होंने यहां पर कि कोई ऐसा न कहे कि देखिए आप यहां पर तो अहीन चंद्रा लसताननेन इत्यादि स्थल में तृतीया का अर्थ अभेद करके यहाँ पर उस प्रकृत्यर्थ को प्रतियोगी बना करके परिणाम अलंकार सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन मीनवती नयनाभ्याम में आपने रूपक माना था, तो वहां आपने रूपक क्यों माना, तो बोल रहे हैं भैया हमारा संबंध जो है प्रकृत्यर्थ और प्रत्ययार्थ का वो दोनों जगह पर भिन्न है। एक जगह हम तत्कत्व संबंध से अन्वय कर रहे हैं, यानी निरूपकत्व संबंध से अन्वय कर रहे हैं, और एक जगह हम आधेयता संबंध से अन्वय, निष्ठत्व संबंध से अन्वय कर रहे हैं। इसीलिए एक जगह पर परिणामालंकार का लाभ होता है और दूसरी जगह पर रूपकालंकार का लाभ होता है। अस्तु, एवं च आरोप्यमाणे विषय प्रतियोगिका भेदस्य अभानात् न परिणामः, इसीलिए आरोप्यमान जो पदार्थ है मीन पदार्थ, उस पदार्थ में विषय प्रतियोगिक अभेद का भान नहीं हो रहा है। माने ये जो अभेद है वह विषय प्रतियोगिक नहीं है, ये तो विषय निष्ठ अभेद हो गया। प्रतियोगी तो स्वयं मीन ही है ना इसमें, और परिणाम कब होता है, जब आरोप्यमान यानी उपमान पदार्थ में विषय प्रतियोगिक अभेद का भान होवे। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए नायम परिणामः अपितु रूपकम एव इयमेव सरणिहि, अर्थात येन विधिना अत्र सत्यामपि तृतीयायां तस्य विषय प्रतियोगिका भेदार्थकत्वेन तस्याः नाम तृतीयायाः विषय प्रतियोगिक अभेदार्थकत्वेन विषयनिष्ठाभेदार्थकत्वेन भेदस्वीकारे यथा एकत्र परिणामः अपरत्र रूपकम् अस्माभिः साधितं तया एव सरण्या नद्या शेखरिणे दिशा तिलकिने इति प्रागुक्त अप्पय दीक्षित दत्तोदाहरणे। हमने आचार्य अप्पय दीक्षित के उदाहरणों में जो
दोष बताया था कि ये दोनों ही उदाहरण रूपक के नहीं, परिणाम के नहीं है। एक तो रूपक का उदाहरण है और एक जगह व्याप्ति हो रही है, तो उसमें समझना चाहिए। और वचोभिरूपायनम चकार इत्यलंकार सर्वस्व उदाहरणे च बोध्य, माने उन दोनों ही उदाहरणों में विषय प्रतियोगिक जो अभेद है वह आरोप्यमान यानी उपमान में नहीं लब्ध हो रहा है, इसीलिए उन दोनों ही जगहों पर परिणाम अलंकार नहीं है अपितु रूपक अलंकार ही मानना चाहिए। पुनः आरोप्यमाणे यथा कथंचित विषयाभेद प्रत्यय मात्रात् परिणामता उच्यते नाद्रियते च प्रकृतोपयोगस्तदा। अच्छा, एक और बात, चलिए जिस किसी प्रकार से आप बुद्धि लगा करके मान भी लें कि यहां पर विषय अभेद जो है वो आरोप्यमान में, माने विषय प्रतियोगिक जो अभेद है वो उपमान में ज्ञान हो ही रहा है, तो इतने मात्र से ही माने विषय प्रतियोगिक अभेद ज्ञान मात्रात कुत्र आरोप्यमाणे, तो माने उपमान में उपमेय का अभेद मात्र होने से अगर आप परिणामता कहेंगे उस अभेद की, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो द्वितीय अंश है परिणाम अलंकार का, उपमान का उपमेय रूप से प्रकृत कार्य में उपयोग, यदि आपने इस अंश का अपलाप किया, इसको नहीं जाना या नहीं इसको लक्षण बनाया, तो क्या होगा, तो बता रहे हैं तदा प्रवृत्तोस्याह सेक्तुम हृदय मनसिज प्रेम लतिकाम। ठीक है, ये जो पद्य है कुरंगी वांगानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत् सखीं कांतोदंतम श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् अनिद्रम यन् यश्चान्तस्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवाम प्रवृत्तोस्यासेक्तुम हृदय मनसिज प्रेम लतिकाम। किसी नायिका की विरहापन्न जो नायिका है उसकी स्थिति को देख करके उसकी जो सखी है वह कह रही है कि जैसा ये कर रही है उससे ऐसा लगता है। ये पद्य आप पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसका हम प्रतिपदार्थ में नहीं जा रहे हैं। तो वहां पर यही बताया है कि इसकी इस स्थिति को देख करके यही लग रहा है कि इसके हृदय में जो नवांकुरित प्रेम लता है उसका सेचन करने के लिए कामदेव जो है वो उद्भव हो गया है, उसका उद्भव हो गया है, वो उद्भूत हो गया है। ठीक है, अस्याह हृदय प्रेमलतिकाम सेक्तुम मनसिजः प्रवृत्तः कामदेवः प्रवृत्तः अस्ति। तो यहां पर देखिए इति तदुदाहृत रूपकस्य परिणामतापत्तिः। हाँ, स्वयं क्या करते हैं उन आचार्यों ने, आचार्य अप्पय दीक्षित ने इस पद्य को रूपकालंकार का उदाहरण बताया है। माने ऐसा अगर माने कि केवल उपमान के उपमेय के उपमान में अभेद को ही हम परिणाम कहते हैं, तो रूपक का वही आचार्य जो उदाहरण देते हैं, यह जो पद्य है वहां पर क्या है, समास की दृष्टि से विचार करें तो प्रेम यहाँ उपमेय पदार्थ है और उस पर लता का आरोप मान करके रूपक मानते हैं। लेकिन समास की माने विशेष विशेषण की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर प्रेम प्रतियोगिक अभेद लता में ज्ञात होता है। ठीक है, यानी उपमेय प्रतियोगिक अभेद जो है वो उपमान लता में ज्ञात होता है। तो क्या इस लक्षण के अनुसार, आपने जो लक्षण माना है उस लक्षण के अनुसार यहां पर भी आपको परिणाम मानना होगा, तो क्या आप इसमें भी परिणाम मानेंगे क्या? तो अब वहां तो कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने स्वयं इसको रूपक का उदाहरण दे दिया है। तो वही कह रहे हैं कि भवता उदाहृतस्यापि पद्यस्य
रूपकालंकारस्य उदाहरणतया उदाहृतस्य पद्यस्य एव परिणामतापत्तिः आपद्यते, है ना। क्यों? क्योंकि प्रेमलतिकाम इति समासे प्रेम्णः विषयस्य अर्थात उपमेयस्य प्रेम्णः, प्रेम जो उपमेय है, तस्य लतिकायाम आरोप्यमाणायाम, आरोप्यमाण जो उपमान लता है, तस्याम अभेदेन विशेषणत्वात्, समास में अगर विचार करें तो अभेद संबंध से उपमेय जो प्रेम है वह उपमान लता में विशेषण बन रहा है। तो इसीलिए अगर केवल इतना ही कहेंगे आप परिणामालंकार के लक्षण के रूप में कि उपमेय का जो अभेद है उपमान में वह परिणामालंकार है, तो आप जिस पद्य में रूपक मान रहे हैं उस पद्य में भी परिणामालंकार होने लगेगा। ठीक है, तो आपको यह तो कहना ही होगा कि केवल उपमेय का उपमान में अभेद परिणाम नहीं है, अपितु उपमान का उपमेयतया प्रकृत कार्य में जो उपयोग है वह भी परिणाम है। ठीक है, माने वह भी नहीं, वह और माने दोनों अंशों को साथ लेकर के चलना है, दोनों ही लक्षण घटक है। उपमेय का उपमान में अभेद और उपमान का उपमेय के रूप में प्रकृत कार्य में उपयोग। ठीक है, तब जाकर के लक्षण पूर्ण होता है। अस्तु, इत्थम बोध व्यवस्थितिः परिणामालंकार स्थले अवगंतव्या। अस्तु, अथ परिणाम ध्वनिर्विचार्यते। अब ये क्रम है आचार्य जगन्नाथ का कि पहले वे किसी भी अलंकार का लक्षण करते हैं, फिर उसमें प्रकृत्यादि विचार करते हैं, उसके बाद समन्वय के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और उस उदाहरण के बाद उस अलंकार के विषय में अन्य आचार्यों की जो मति है वहां पर सहमति या विमति को प्रकट करते हैं, और ऐसा करने के बाद फिर उस अलंकार में उसका शब्दबोध बताते हैं, फिर उस अलंकार में उसकी ध्वनिता बताते हैं, कैसे वो ध्वनि होता है, माने वह अलंकार व्यंग्य किस प्रकार से होता है, और उसके बाद भी उसमें दोष बताते हैं। तो अयम अस्ति कश्चिद विधि पंडितराजस्य अलंकाराणाम निरूपणस्य। अस्तु, तेनैव विधिना प्रत्यलंकारम आचार्यः गच्छतीति वयम एतावता निश्चेतुम शक्नुमः। तो यहाँ पर भी देखिए क्या कहते हैं, पहले परिणामालंकार ध्वनि के विषय में भी आचार्य अप्पय दीक्षित ने कुछ कहा है, उसका खंडन करते हैं। तत्र अर्थात परिणामालंकार ध्वनेः मीमांसायाम् आचार्य अप्पय दीक्षितः विद्याधराचार्येण एकावल्याम् अलंकाराणां निरूपणं यद् विहितमस्ति तेषां परिणामालंकारस्य यह विचारः अस्ति तम दूषयति आचार्य अप्पय दीक्षितः। अस्तु, आचार्य अप्पय दीक्षित एकावलीकार जो विद्याधर हैं उनका इसमें ये देखना होगा कि विद्याधर हैं विद्यानाथ हैं, वो थोड़ा सा इसमें हमें भ्रम है। एकावलीकार उनका भी ऐसा ही कुछ नाम है, विद्यानाथ या विद्याधर, तो वो आप लोग देख लेना। तो वो जो विद्याधराचार्य हैं उनका जो विमर्श है परिणामालंकार के ध्वनिता के विषय में, उसका खंडन करते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित। उस खंडन का खंडन यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ करेंगे, अर्थात खंडन का जो खंडन होगा वो प्रथम जो खंडन है उसका मंडन हो जाएगा। तो आचार्य जगन्नाथ क्या कर रहे हैं, आचार्य अप्पय दीक्षित के खंडन के मुख से आचार्य विद्याधर का जो विचार है परिणामालंकार ध्वनि के विषय में उसका मंडन कर रहे हैं। देखिए, ध्वन्युदाहरणम अनुद्य दूषितम, आचार्य विद्याधर ने जो ध्वनि का उदाहरण दिया है उसका अनुवाद करके उसका खंडन करते हैं। तथा ही अब यहाँ से आचार्य अप्पय दीक्षित का निरूपण माने यथा शब्द उनका ही निरूपण है, फिर उसका बाद उसमें अपना मति प्रकट करेंगे आचार्य जगन्नाथ। देखिए, इति तक उनके ही शब्द हैं आचार्य अप्पय दीक्षित के। नरसिंहधरानाथ केवयम तव वर्णने
अपि राजानमाक्रम्य यशो यस्य विजृंभते। हे नरसिंहधरानाथ, केवयं तव वर्णने, तुम्हारे वर्णन में, हे राजन तुम्हारे वर्णन में, तुम्हारे स्तुति में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं, हम क्या हैं? क्यों? क्योंकि अपि राजानमाक्रम्य यशो यस्य विजृंभते, जिसका यश जो है वो राजा का आक्रमण करके विजृंभित हो रहा है ना? तो यस्य भवतः यशः राजानमाक्रम्य विजृंभते, है ना? तो देखिए इस प्रकार से वाक्यार्थ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राजपद है वो अनेकार्थक है, उसका जो प्रस्तुत अर्थ है वह है चंद्र, है ना? माने इस राजा का जो यश है उसने चंद्र का भी आक्रमण कर लिया है, चंद्र को भी ढक लिया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कवि। इसीलिए प्रस्तुत हुआ चंद्र। और उपमान कौन होगा? तो उस राजा शब्द का जो दूसरा अर्थ है कोई दूसरा नृप, दूसरा राजा, वो आरोप्यमान है यहाँ पर, ये ध्यान देना, ठीक है? ऐसा निरूपण वो करते हैं, कौन? विद्याधर आचार्य कर रहे हैं, उसका खंडन करेंगे आचार्य अप्पय दीक्षित। तो वही कहते हैं कि अत्र राजपदेन चंद्रे विषये उपमेये निर्दिष्टे तत्र आरोप्यमाणस्य नृपस्य आक्रमण रूप कार्योपयोगिनः प्रतीतेः परिणामो व्यज्यते। यहाँ पर आचार्य विद्याधर कहते हैं कि जो उपमेय है चंद्र, उसमें आरोप्यमान जो नृप है राजा, तस्य आक्रमण रूप कार्योपयोगिनः प्रतीतेः, उसका जो आक्रमण रूप कार्य है उसकी प्रतीति होने से परिणामालंकार व्यंग्य होता है। अच्छा, व्यंग्य क्यों हो रहा है परिणामालंकार? क्योंकि राज शब्द जो द्वितीयांत है उसकी अभिधा जो है वो प्रस्तुत जो चंद्र रूप अर्थ है उसमें नियमित हो जाएगी। और आप जानते हैं अनेकार्थक शब्द की जब अभिधा नियमित हो जाती है तो जो अप्राकरणिक अर्थ होता है वो व्यंजना का विषय होता है। पंडित राज उस अर्थ को व्यंजना का विषय न मान करके उस अप्राकरणिक अर्थ के साथ जो उपमानोपमेय भाव होता है या जो सादृश्य होता है उसको व्यंग्य मानते हैं। इतना अंतर है आचार्य मम्मट आदि और जगन्नाथ आचार्य के मति में। लेकिन वह जो अर्थ है वो वाच्य तो नहीं होता, ठीक है, जो अप्राकरणिक अर्थ है। तो यहाँ पर जो राजानम इस द्वितीयांत पद का जो राजरूप अर्थ है कि किसी राजा का आक्रमण करके इस राजा का यश रहता है, विजृंभण करता है, वह जो अर्थ है वो व्यंग्य होगा। तो व्यंग्य होगा इसका मतलब ये हुआ कि उपमान यहाँ जो है वो व्यंग्य है, इसीलिए परिणामालंकार जो होगा वो व्यंग्य होगा। तो उस व्यंग्य उपमान का आक्रमण रूप जो प्रकृत कार्य हो रहा है उस प्रकृत कार्य में चंद्रत्वेन रूपेण यहाँ पर उपयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर परिणामालंकार व्यंग्य होता है, ऐसा विद्याधराचार्य कहते हैं। उसमें कहते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित तत् अयुक्तम, ऐसा जो आपने निरूपण किया है वह अयुक्त है। क्यों? तो वो कहते हैं तत्र ही आरोप्यमाणस्य नृपस्य नृपात्मना एवं आक्रमणोपयोगः न चंद्रात्मना। भाई ठीक बात है, हमको भी पहली बार जब हम सुनते हैं आक्रमण शब्द को तो समझ में आता है कि देखो आक्रमण शब्द का जो अर्थ है माने किसी पर उसको जीतने की इच्छा से चढ़ाई करना। तो यह जो आक्रमण पदार्थ है उसमें तो राजा जो उपमान है वो राजत्वेन रूपेण ही उपयोगी हो रहा है, उसमें उसको चंद्रत्वेन रूपेण उसका ज्ञान होने की अपेक्षा तो नहीं है। भाई आक्रमण में तो राजा का ही उपयोग होता है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि आचार्य अप्पय दीक्षित की आरोप्यमाणस्य नृपस्य, आप जिसको उपमान बता रहे हैं राजा को, उस राजा का प्रकृत कार्य आक्रमण में उपमानत्वेन ही उपयोग हो रहा है।
तो उपमानत्वेन जो उपयोग होता है उसको तो परिणाम नहीं कहा जाता। उपमान का जो उपमेयत्वेन रूपेण प्रकृत कार्योपयोग होता है उसको परिणाम कहते हैं। तो ये तो आपने गलत उदाहरण दिया है आचार्य विद्याधर, ऐसा इनका मानना है। न चंद्रात्मना अर्थात न उपमेयत्वेन रूपेण, जबकि परिणाम में क्या होना चाहिए कि परिणाम में उपमान का उपमेयतया प्रकृत कार्य में उपयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि तत् अयुक्तम। उनके भी इस निरूपण के लिए अंतिम में कहते हैं आचार्य जगन्नाथ, तत् असत, आपकी बात भी झूठ है, आपकी बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपने आक्रमण पदार्थ को समझा ही नहीं। आक्रमण पदार्थ को अगर आप लोक की दृष्टि से समझेंगे, लोक में जो प्रसिद्ध आक्रमण पदार्थ है, तब तो आपको यही लगेगा कि उसमें राज रूप जो उपमान है उसका तेनैव रूपेण उपयोगः अस्ति। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आक्रमण है क्या। तो वो आगे लिखते हैं, अत्र विजृंभणम नाम न केवलम प्रागल्भ्य मात्रम कवेरभिप्रेतम। कवि का अभिप्राय माने विजृंभण पदार्थ केवल प्रगल्भता मात्र नहीं है। तो क्या है? अच्छा, केवल प्रागल्भ्य होता तो क्या होता? ये न यशः कर्तृक आक्रमणे नृपस्य नृपात्मना एव कर्मता उपयोगः स्यात्। जिससे क्या होता? यशः कर्तृक जो आक्रमण है उस आक्रमण का राजा रूप से ही उपयोग हो सकता था। कब? जब आप विजृंभण पदार्थ को प्रागल्भ्य मात्र मानते। लेकिन कभी यहाँ पर विजृंभण पदार्थ को प्रागल्भ्य मात्र नहीं मानते हैं। उनका अभिप्राय क्या है? तो आगे बताते हैं, अपितु निरतिशय नैर्मल्य गुणवत्तायां स्व समान जातीय द्वितीय राहित्य प्रयुक्तः प्रौढ़ विशेषः। निरतिशय जो निर्मल गुण हैं उन गुणों की सत्ता में अपने समान दूसरे किसी का न होना, इस अभाव से जो प्रौढ़ी विशेष है वो यहाँ पर विजृंभण पदार्थ है। माने वो जो कैसे रह रहा है वो जो यश है कि स्वसमान जातीय द्वितीय राहित्य प्रयुक्त प्रौढ़ी विशेष है उसमें, माने दूसरा कोई उसके समान नहीं है। तो जब आप इस प्रकार से पदार्थ बदल देते हैं तब यहां पर राजा का राजा रूप में प्रकृत कार्य में उपयोग नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं आक्रमणम तो न्यग भाव एव। अच्छा, आक्रमण पदार्थ जो है वो तो वही है, वो तो न्यग भाव ही है, दूसरे का तिरस्कार करना या उसका तिरोधान कर लेना वही रहेगा। तो जब हमने इस प्रकार से आक्रमण पदार्थ को अथवा इसको विजृंभण पदार्थ को बदल दिया, तो अब आपका जो राज पदार्थ है उपमान पदार्थ, उसका प्रकृत कार्य में उपयोग उपमान के रूप में नहीं हो सकता। तो उसको पहले चंद्र बनना होगा, क्योंकि चंद्र ही क्या है उस प्रकार का निरतिशय नैर्मल्य गुण वाला होकर के स्व समान सजातीय द्वितीय राहित्य प्रयुक्त प्रौढ़ी संपन्न है। ठीक है, तो पहले आपको चंद्रत्वेन रूपेण राजा का ज्ञान करना होगा, तब जा करके उसमें उसका प्रकृत कार्य में उपयोग हो सकता है, आक्रमण में उपयोग हो सकता है। तो वही लिखते हैं आगे, न चैवं विध विजृंभणे चंद्रकर्मकम एव आक्रमणम उपयुज्यते। न तो हाँ, एवं विध विजृंभणे चंद्रकर्मकम एव आजृंभणम आक्रमणम उपयुज्यते। अर्थात चंद्र है कर्म जिसका, ऐसा आक्रमण ही इस प्रकार के विजृंभण में, माने इस प्रकार के प्रौढ़ी विशेष में उपयोगी हो सकता है। नृप कर्मक जो आक्रमण है, नृप कर्मक जो तिरोधान है, वह इस प्रकार के प्रौढ़ी विशेष में
उपयोगी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप उपमान राजा को चंद्र रूप में जानिए, तब जाकर के तत्कर्मक जो आक्रमण है, उस आक्रमण का उपयोग विजृंभण में, उस प्रकार के विजृंभण में हो सकता है। ठीक है, इति विषयितया, तो इस प्रकार के कर्म के रूप में उपमान रूप में जो व्यज्यमान है नृप, उस नृप का चंद्रात्मना एवं आक्रमणोपयोग, चंद्र रूप से ही माने उपमेय रूप से ही आक्रमण रूप प्रकृत कार्य में उपयोग होने से रमणीयम एवं विद्याधरेण उक्तम इदम परिणाम व्यंग्यताया उदाहरणम। ये बहुत रमणीय ही उदाहरण है जो आचार्य विद्याधर ने परिणाम अलंकार के उदाहरण के रूप में इसको दिया है। कोई दोष नहीं है, आपको बस यही समझने में भूल हो रही थी आचार्य पे दीक्षित कि आप विजृंभण पदार्थ को प्रागल्भ्य मात्र मान रहे थे। ठीक है, इसीलिए आपको समस्या थी, लेकिन हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर उनको क्या अभिप्रेत है। ठीक है, जब उन्होंने ये उदाहरण दिया है तो आचार्य विद्याधर को, इस प्रकार से विजृंभण पदार्थ को बदलने पर आक्रमण कर्मता जो है वह चंद्रत्वेन रूपेण ही संभव है, राजत्वेन रूपेण माने उपमानत्वेन रूपेण तो उसका उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए चंद्रत्व रूप से जो आक्रमण रूप प्रकृत कार्य में उपयोगी हो रहा है, व्यज्यमान जो राजा राजरूप अर्थ, उस राजरूप अर्थ के यहाँ पर व्यंग्य होने से माने उपमान के व्यंग्य होने से यह जो पद्य है उसमें परिणाम अलंकार ध्वनि होती है, ऐसा निश्चित किया जा सकता है। अस्तु, अतः विद्याधरेण उक्तम यदस्ति तद रमणीयमेव भवता तस्य निरासः यः विहितः स तु न श्रद्धा पदवीम् अधिरोहति। अस्तु, तदत्र अलम् एतावता पाठेन इताग्रे दीक्षिताचार्यस्यैव उदाहृतं यदस्ति तस्य खण्डनम् आचार्यः विधास्यति, तत्खण्डनं वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।